नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है बीकॉम थर्ड ईयर के जो टैक्सेशन के जो पेपर हैं। एक पेपर तो था आपका जीएसटी और कस्टम के बारे में इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। दूसरा जो पेपर है वो है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें अपने को पढ़ना है इनकम टैक्स। तो इसका जो फर्स्ट लेसन है वो है आपका मूल अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो इस चैप्टर में अपन जो आज देखने वाले हैं वो क्या क्या हैं। एक तो करों के प्रकार होंगे और करों का अर्थ होगा, जो शायद अपन ने इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो फर्स्ट चैप्टर जो जीएसटी के लिए पढ़ा था इंट्रोडक्शन, उसमें भी अपन ने इसको देखा है। तो और यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों के बीच का अंतर भी अपन इसमें देखेंगे। आयकर कानून के घटक कौन कौन से हैं वो भी अपन देखेंगे। आयकर को लगाने का उद्देश्य और कुल आय की गणना किस प्रकार करते हैं उसकी प्रक्रिया हम इसमें देखेंगे। आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स के लिए जो अलग से एक्ट है 1961, उसके मुख्य शब्द, उसमें किस शब्द का क्या मीनिंग है वो भी अपन इसमें देखेंगे। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर की गणना के उद्देश्य के लिए गत वर्ष और निर्धारण वर्ष ये क्या होते हैं। गत वर्ष को प्रीवियस ईयर और निर्धारण वर्ष को असेसमेंट ईयर के नाम से जानते हैं। ये अपन इसको देखेंगे आखिर में ये होते क्या है। ठीक है। परिस्थितियों की व्याख्या करने में जब गत वर्ष के लिए कर योग्य आय की गणना गत वर्ष में ही की जाएगी। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें कर योग्य टैक्सेबल आय की गणना गत वर्ष में ही की जाती है, ना कि असेसमेंट ईयर में। तो उन परिस्थितियों को भी अपन इसमें देखेंगे। उस व्यक्ति के कर दायित्व की गणना के उद्देश्य के लिए व्यक्ति की कुल आय के लिए विभिन्न घटकों पर कर की दरों को लागू करना। ठीक है। टैक्स की रेट को किस तरह से अपन अप्लाई करेंगे वो अपन इस चैप्टर में भी देखेंगे। ठीक है। तो एक टेबल्स या डायग्राम के माध्यम से भी अपन को देखना है कि इस चैप्टर में क्या क्या अपने को देखना है। देखिए, आयकर कानून के घटक कौन कौन से होते हैं। कर की जो डायरेक्ट टैक्स की जो या आयकर या इनकम टैक्स की जो मूल अवधारणाएं हैं जिनसे ये इनकम टैक्स बनता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है वो अपने को देखनी है। देखिए, आयकर कानून के घटक, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के क्या क्या घटक हैं। देखिए, एक तो है आपका आयकर अधिनियम 1961, खुद एक्ट ही इसका आयकर का एक मुख्य घटक है। वार्षिक वित्तीय अधिनियम, हर साल फाइनेंस बिल पारित किया जाता है। बजट पेश करते समय जो विधेयक पारित किया जाता है उसका मीनिंग है ये वार्षिक वित्तीय अधिनियम। ये भी आपको इनकम टैक्स के रेफरेंस में पढ़ने होते हैं। परिपत्र तथा अधिसूचनाएं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट टैक्स के बारे में कई विवाद जब होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। उन पर जो सर्कुलर या अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं वो भी इनकम टैक्स में उनका रेफरेंस दिया जाता है और वो भी अपने को देखने होते हैं कि किस तरह से वो इनकम टैक्स में काम आते हैं। कानूनी निर्णय, बहुत सारे केसेस हो जाते हैं कम ज़्यादा टैक्स चुकाने में, किसी के ऊपर केस कर दिया जाता है करदाता के ऊपर, तो फिर वो जो एपिलेट ट्रिब्यूनल बने हुए हैं इनकम टैक्स में उन पे वाद दायर करते हैं। फिर उनमें जो निर्णय आता है वो किस तरह से केस स्टडी बन जाता है, फिर उसको किस तरह से फ्यूचर में अप्लाई करना होता है, वो भी आपके इनकम टैक्स के घटक बन जाते हैं। दूसरा जो पार्ट है कर दायित्व तथा कुल आय, टोटल इनकम की गणना के चरण। ठीक है, कि एक कर दायित्व किस तरह से निर्धारित किया जाएगा एक करदाता का और उसकी कुल आय की गणना किस प्रकार की जाएंगी, उसके चरण आपको दे रखे हैं। सबसे पहले जो होगा निवासी स्थिति का निर्धारण अपन करेंगे कि वो इंडिया में रहने वाला है, निवासी है, गैर निवासी है या असाधारण निवासी, इसका चैप्टर है अपन देखेंगे। विभिन्न मदों के अंतर्गत आय का वर्गीकरण, देखिए यहाँ इनकम टैक्स में सिर्फ आय शब्द आपको मिलेगा बट उसका क्लासिफिकेशन भी होता है। आय किस तरह की होती है और किस हेड के अंतर्गत उसमें टैक्स लगेगा। तो आय के किस प्रकार से अपन वर्गीकृत करेंगे, कौन कौन से हेड होंगे वो अपन देखेंगे इस चैप्टर में। विभिन्न मदों के अंतर्गत आय की गणना, तो एक तो आय का क्लासिफिकेशन होगा, फिर प्रत्येक क्लासिफिकेशन जो हेड अपन जो बनाएंगे, जो क्लास बनाएंगे उसके अंतर्गत आय की गणना किस प्रकार करेंगे वो भी अपन इस चैप्टर में देखेंगे। पति पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय को जोड़ना, इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ एसेट्स या क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कि मानी गई आय, डिम्ड इनकम्स किनको मानेंगे उनके लिए इनकम टैक्स में अलग से प्रोविज़न है, जिसमें पति पत्नी या बच्चे की आय को, नाबालिग बच्चे की आय को किस तरह से अपन आय में शामिल करेंगे उसके प्रोविज़न भी अपन इसमें देखेंगे। आगे ले जाना तथा पूर्ति करना तथा हानियों की पूर्ति करना, सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जब आपको किसी हेड में हो सकता है हानि हो जाए या लाभ हो जाए, तो एक हेड से दूसरे हेड में हानि हो या किसी अलग हेड में लाभ हो जाए, तो आप किस तरह से हानियों को राइट ऑफ कर सकते हो एक हेड से दूसरे हेड में, इस वाले प्रोविज़न, ऐसे वाले प्रोविज़न अपन इस वाले चैप्टर में देखेंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड ऑफ लॉसेस में सकल कुल आय की गणना। इसके बाद जो देखिए 1 2 3 4 ये पांचवा चरण
जो है आपका आगे ले जाना तथा पूर्ति करना तथा हानि की पूर्ति करना, ये 5वां चरण हो गया। छठा चरण सकल कुल आय की गणना, ग्रॉस टोटल इनकम की गणना अपन इसके बाद करेंगे छठे चरण में। 7वां चरण होगा जीटीआई में से कटौती, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस आपको कौन कौन सी मिलेंगी। फिर होगा आपका इनकम टैक्स की गणना, जब ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शंस घटा दोगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएंगी और फिर टैक्सेबल इनकम पे आपको इनकम टैक्स की गणना करनी होगी। फिर लास्ट में कर दायित्व की गणना आपकी रेट्स के अकॉर्डिंग हो जाएगी। इस तरह से आपका कुल कर दायित्व की गणना होगी। ठीक है, अगला जो पार्ट होगा मुख्य परिभाषाएं। इसमें जो टर्मिनोलॉजी, जो शब्दावली यूज़ की गई है कि इसका क्या मीनिंग है, वो भी अपन इसमें देखेंगे। देखिए, सबसे पहले निर्धारिती, असेसी बोलते हैं इसको, जिसके ऊपर कर, जिसका कर निर्धारण किया जाता है या जिसके लिए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जा रही है, जिस व्यक्ति या इंडिविजुअल, जिस संस्था की, उसको निर्धारिती। निर्धारण यानी कि टैक्स का निर्धारण कितना होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, वो इसमें होगा। व्यक्ति, व्यक्ति की इसमें अलग से डेफिनेशन दी गई है, वो अपन देखेंगे कि व्यक्ति का मतलब आखिर में इनकम टैक्स के अनुसार क्या मीनिंग होता है। दूसरा, आय की डेफिनेशन भी अपन इसमें देखेंगे। भारत देश का क्या मतलब है, किस सीमाओं तक भारत को इसमें इनकम टैक्स में उसकी परिभाषा दी गई है, वो भी अपन इसमें देखेंगे। निर्धारण वर्ष क्या होता है और गत वर्ष क्या होता है, अधिकतम सीमांत दर तथा औसत दर क्या होती है, ये अपन देखेंगे। लास्ट में जो होगा प्रभारों का आधार तथा कर की दर, आयकर का प्रभार और आयकर की दर। तो ये सारे जो घटक हैं वो आपके कंसेप्ट बनाते हैं इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स में अपन को ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई तो समझ लीजिए इनकम टैक्स पूरा हो गया। इन सब को मीनिंग आपने समझ लिया, बाकी प्रोसेस है। ठीक है, इनकम टैक्स का जो प्रोविज़न क्या कहता है अपने को उसके अकॉर्डिंग चलते रहना है। सबसे पहले अपने को इनको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिचय के तौर पे देखिए, सबसे पहले कर क्या है। कर के लिए मैंने आपको जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी के बारे में बताया था तो उसमें भी मीनिंग था, तो मैं वही चीज़ रिपीट कर देता हूँ। कर एक अनिवार्य भुगतान है जो बिना किसी प्रतिफल के जनता द्वारा सरकार को चुकाया जाता है। ठीक है, यही है। और अपन एक डेफिनेशन भी देखी थी, एक अनिवार्य भुगतान हो गया जो जनता से वसूल किया जाता है, इसके बदले इससे जो पैसा प्राप्त होता है सरकार उससे सार्वजनिक व्यय कर पाती है और जनता को सुविधाएं प्रदान करती है। वही चीज़ इसमें भी लिखी गई है। और कर 2 प्रकार के थे, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वही होता है जिसका भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर वो लगाया जाता है। इस कर को वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं टाल सकता। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर हो गया। और इसका एक ही उदाहरण था आपका एकमात्र आयकर, जिसको अपन पढ़ेंगे। अप्रत्यक्ष करों का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जिस कर को किसी अन्य व्यक्ति पर टाला जा सकता है, फाइनली उपभोक्ता पर उसको टाल दिया जाता है, यानी कि उसका भुगतान तो कोई और करता है और उसको वसूल किसी और से किया जाता है। यानी कि कराघात और करापात जिस कर में अलग अलग होते हैं वो आपका अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। इसके बहुत से उदाहरण भी अपन ने देखे थे। जीएसटी आपका उसमें से एक उदाहरण है। इससे पहले वेट, सीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इस तरह के टैक्स लगते थे। ये सारे अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण थे। ठीक है, कर क्यों लगाया जाता है इसका मैंने सबसे बताया था। सरकार को सार्वजनिक व्यय करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। सारे पैसे वो सिर्फ अन्य सोर्स से कलेक्ट नहीं कर पाती, तो एक सबसे बड़ा जो सोर्स होता है आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो इसी के लिए कर लगाए जाते हैं। सार्वजनिक व्ययों या जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कर लगाए जाते हैं। कर लगाने का अधिकार, देखिए सरकार कोई भी कर अपनी मनमर्जी से नहीं लगा सकती। उसको संविधान में उस कर को लगाने से पहले अधिकार लेना होता है। कुछ अधिकार तो उसको पहले से दिए होते हैं और कोई नया कर लगाना होता है तो उसके लिए संविधान में उसको अधिकार लेना पड़ता है। और संविधान में जब अधिकार लेने की बात आती है तो कोई ना कोई रेजोल्यूशन, प्रस्ताव संसद में उसको पारित करवाना पड़ता है। लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, उसके बाद उसको अधिकार मिल जाता है। तो ये प्रोसेस होती है। और ये जो चीज़ मेंशन है वो है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265। क्या कहता है, कानून के अधिकार के अलावा कोई कर न तो लगाया जाएगा न वसूल किया जाएगा। ठीक है, कानून के अधिकार की, अब कानून का अधिकार कैसे मिलेगा, संविधान या संसद में संशोधन करके या विधेयक पारित करके आप सरकार को अधिकार दे सकते हो। ठीक है, तो उसके तहत उसको कर लगाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, देखिए एक छोटी सी चीज़ और मेंशन है। देखिए, संसद और राज्य विधानसभाओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के आधार पर 7वीं अनुसूची में शामिल मामलों पर कर बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 246 में आधार पर 7वीं अनुसूची में शामिल मामलों पर कर कानून बनाने का अधिकार है। किसको, राज्य संसद और राज्य विधानसभाओं को। ठीक है, उस अनुच्छेद में दिए गए अधिकार का प्रयोग करके कोई भी कर लगाने का अधिकार सरकारें हासिल कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 246 की 7वीं अनुसूची जो है उसमें 3 सूचियां शामिल हैं। इन सूचियों में उन क्षेत्रों या उन चीज़ों का या उन विषयों का वर्णन है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर लगा सकती है, अलग अलग या शामिल रूप से। देखिए, संघ सूची है एक। ठीक है, संघ सूची में
वो विषय शामिल हैं जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार है। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें सिर्फ वो विषय शामिल हैं जिसमें राज्य सरकार को कर लगाने के अधिकार हैं। तीसरी है संभागीय सूची, इसको समवर्ती सूची भी बोलते हैं। इसमें वो दोनों विषय या वो विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ मिलकर कर लगाती हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो गई। एक तो ऐसे विषय होंगे जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार होगा, दूसरा राज्य सरकार को ही अधिकार होगा, तीसरा ऐसी सूची है, ऐसी वस्तुएं या सेवाएं या ऐसे क्षेत्र या ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर लगा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के आयकर विधान का अवलोकन, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। क्या क्या इसके घटक हैं आयकर विधान के? देखिए, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ही आयकर के बारे में पढ़ेंगे तो 1961 आयकर के लिए अलग जो कानून है वो है 1961। इसी को अपन को पढ़ना है और इसी के नियम अपने को समझने हैं। तो इस एक्ट के कौन कौन से घटक होंगे? सबसे पहले तो आयकर अधिनियम 1961 ही इनकम टैक्स का घटक हो गया। दूसरा वार्षिक वित्त अधिनियम, देखिए हर साल फाइनेंस बिल लाया जाता है। इनकम टैक्स में कौन सी इनकम को कर मुक्त किया जाता है, किसको टैक्सेबल किया जाता है, टैक्स की रेट क्या रखी जाती है बजट में, ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स के स्लेब में परिवर्तन किए जाते हैं। तो ये किसके थ्रू किए जाते हैं? हर साल फाइनेंस बिल जो आपका 1 मार्च या फरवरी में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसी के साथ वित्तीय बजट या फाइनेंस बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसी में इन चीज़ों को मेंशन किया जाता है और उसको वार्षिक वित्त अधिनियम कहते हैं। आयकर नियम, इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविज़न हैं उनको लागू करने के लिए सरकार नियम बनाती है। देखिए एक्ट में जो प्रोविज़न होते हैं उनको एज इट लागू करना मुश्किल होता है, उनकी भाषा काफ़ी क्लिष्ट होती है और उनको लागू करने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, उनको इन्फोर्स करने के लिए या उनको धरातल पे लाने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं। तो ये नियम भी आपके इनकम टैक्स एक्ट के पार्ट हो जाएंगे। दूसरा परिपत्र एवं अधिसूचना, सरकार केंद्र सरकारें समय समय पर अधिसूचना या परिपत्र जारी करते रहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी रिफॉर्म्स करता रहता है, तो इन ये परिपत्र और अधिसूचना भी इनकम टैक्स के घटक हो जाएंगे। न्यायालय के विधिक निर्णय, इनकम टैक्स के कई विवाद दायर होते हैं आयकर के संबंध में, तो इन पर कानून के क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या जजमेंट देता है और ये जजमेंट भी आगे रेफरेंस के तौर पे कई कर मामलों में यूज़ किए जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके इनकम टैक्स में घटक कहलाएंगी और इनको अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आयकर अधिनियम 1961 के बारे में अपन देखते हैं क्या है ये। देखिए भारत में आयकर अधिनियम 1961 द्वारा शामिल होता है। भारत में जो इनकम टैक्स है वो किसके थ्रू शामिल किया गया है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ये एक्ट है, इसी से आयकर का पूरा प्रशासन किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कब से लागू हुआ। भारत में ये 1 अप्रैल 1962 से लागू होता है और इस अधिनियम में कुल 298 धाराएं तथा 14 अनुसूचियां हैं। ठीक है, हर सेक्शन में अलग अलग प्रोविज़न है, हर सूची में कोई ना कोई विषय शामिल है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक डाटा हो गया। बाकी हर एक धारा में कुछ ना कुछ है, अपन उसको देखेंगे हर एक लेसन वाइज। ठीक है, इतना इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट आपका 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी होता है। कुल धाराएं 298 हैं, 14 अनुसूचियाँ इसमें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। वित्त अधिनियम, देखिए प्रत्येक वर्ष भारत सरकार, जो मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं। बजट भाषण के प्रथम भाग में राजस्व क्षेत्रों की सरकार की प्रस्तावित नीतियों का समावेश होता है। बजट भाषण के द्वितीय भाग में व्यापक कर प्रस्तावों का समावेश होता है। ठीक है, एक बजट को 2 भागों में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें एक में तो सरकार की नीतियाँ होती, दूसरा कर प्रस्ताव क्या रखे जाएंगे उसमें उसका वर्णन किया जाता है और इसी चीज़ के बारे में मैंने आपको इसमें बताया है। ठीक है, इनकम टैक्स की दरों उसमें मेंशन की जाती है, टैक्स स्लैब के बारे में उसमें बताया जाता है कि कितनी रेंज तक टैक्स लगेगा, कितना टैक्स कम किया गया है सारे। आयकर नियम 1962, प्रत्यक्ष करों का प्रशासन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBTT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष करों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? CBTD, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, एक डिपार्टमेंट है, आपको इसको CBTT लॉगिन करके भी चेक कर सकते हो क्या है ये डिपार्टमेंट। बहुत सारी जानकारी आप CBTT के पोर्टल पे जाके कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, परिपत्र अधिसूचना ये अपन ने पहले देखे हैं, वही जो सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय समय पर जारी करता है, ये भी इनकम टैक्स के पार्ट होंगे आपके। आयकर का उद्ग्रहण, ठीक है, चलिए आ जाइए आप पेज नंबर 1.7 में, पॉइंट नंबर 1.5, आयकर का उद्ग्रहण यानी लेवी ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि आयकर को किस तरह से लगाना है। आयकर ऐसा कर है जो प्रत्येक व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय पर लगाया जाता है। गत वर्ष की कुल आय पर। अब ये गत वर्ष क्या होता है
इसको अपन देखेंगे, छोटी सी चीज़ है, समझ जाओगे आसानी से। गत वर्ष की आय पर, अब गत वर्ष शब्द से ही आप समझ सकते हो, गत वर्ष यानी पिछला वर्ष। अभी पिछला वर्ष किस तरह का होगा अपने इनकम टैक्स की भाषा में, वो अपन इसमें देखेंगे। और इनकम टैक्स धारा 4 सेक्शन 4 में क्या लिखा है कि व्यक्ति में सम्मिलित हैं, व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय में लगाया जाता है। पहले तो क्या लिखा आपको, आयकर ऐसा कर है जो प्रत्येक व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय पर लगाया जाता है। व्यक्ति की गत वर्ष को अपन देखेंगे क्या होता है ये। अब व्यक्ति क्या है, सबसे पहले तो व्यक्ति की डेफिनेशन जानना ज़रूरी है कि टैक्स तो लगाएंगे, व्यक्ति पे लगाएंगे, और व्यक्ति का मतलब क्या बताया है। देखिए धारा 4 क्या कहती है, व्यक्ति में सम्मिलित है व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का समुदाय, व्यष्टियों का निकाय, फर्म, कंपनी। अब इन सभी के चैप्टर भी हैं और उस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में इनके बारे में बताया है, वो अपन हर एक चैप्टर वाइज देखेंगे। तो व्यक्ति में कौन कौन से, इन पे आप इनकम टैक्स का लेवी करोगे, यानी कि इनकम टैक्स लगाओगे। कुल आय तथा देकर, आयकर करदाता की कुल आय पर लगता है। अब कुल आय की गणना अपने को क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो उसकी आय का अपन को क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस हेड में कौन सी आय होगी, कौन सी आय तो उसकी सैलरी में जाएगी, कौन सी उसकी मकान संपत्ति में जाएगी, कौन उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी, कौन सी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, कौन कैपिटल गेंस में जाएगी, कौन अदर सोर्सेस में जाएगी। ये इनकम के हेड्स होते हैं जिनको अपन क्लासीफाइड करते हैं और फिर करदाता की कुल आय का गणना करते हैं। फिर कुल आय में से आपको दे कर की गणना अपन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो चरण होगा कुल आय तथा दे कर की गणना करने में, वो होगा आपका निवासी स्थिति का निर्धारण। ये प्रोसेस है इनकम टैक्स कैलकुलेशन की। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि गत वर्ष की आय पे कर लगेगा, किसकी पे, व्यक्ति की। व्यक्ति कौन होगा, जो अपन ने बता दिया कि व्यक्ति एक इंडिविजुअल, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनी और व्यष्टियों का संगठन, ठीक है, व्यक्तियों का समुदाय, इन पर अपन कर लगाएंगे। अब सबसे दूसरा जो पहला चरण होगा अब इन व्यक्ति की निवासी स्थिति का अपन निर्धारण करेंगे कि वो भारत में निवासी है, अनिवासी है, असाधारण निवासी है। उसी के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स रेट लगती है, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड करेंगे, निवासी, असाधारण निवासी और एक अनिवासी, ठीक है। ये इस तरह से इसमें प्रोसेस है पूरी, अपन उसको देखेंगे। चैप्टर है पूरा इसका। पहले ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो अपन को समझने हैं, ठीक है। ये देखिए आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निवासी स्थिति। सबसे पहले तो निवासी। अब निवासी 2 तरह के होंगे, निवासी तथा साधारण निवासी। निवासी किंतु असाधारण निवासी, अनिवासी, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है जो चैप्टर में जब अपन पहुँचेंगे तो वहाँ आसानी से इसको समझेंगे। 3 रखेंगे पूरे, निवासी, ठीक है, यानी कि रेजिडेंट, ठीक है, आर रेजिडेंट। एक होगा NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। NRI शब्द आपने बहुत सी बार सुना होगा। नॉन रेजिडेंट इंडियन, इनकी भारत में अनिवासी व्यक्ति। एक होता है निवासी किंतु असाधारण, रेजिडेंट बट असाधारण, एबनॉर्मल रेजिडेंट। इसको भी अपन पढ़ेंगे ये क्या होता है। इन तीनों के लिए टैक्स रेट अलग अलग होती है, इनकी इनकम्स की कैलकुलेशन अलग अलग की जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब निवासी स्थिति का निर्धारण हो जाएगा तो आय के विभिन्न शीर्षकों में वर्गीकरण करेंगे, आय का क्लासिफिकेशन करेंगे। अपन उनके हेड्स में उसको डिवाइड करेंगे। शीर्षक, आय के शीर्षक, सबसे पहला जो हेड होगा वो होगा वेतन यानी कि सैलरी हेड। दूसरा आपका होगा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, यानी मकान संपत्ति से आय, उसकी सारी मकान संपत्ति से होने वाली आय को उसके अंतर्गत लिखेंगे। सैलरी वाली इनकम को सैलरी हेड में लिखेंगे। तीसरा होगा आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से। एक व्यक्ति देखो सभी चीज़ों से इनकम कमा सकता है, सैलरी भी, हाउस प्रॉपर्टी से भी, बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से होने वाली इनकम को इस हेड में शामिल करेंगे। चौथा जो हेड होगा वो होगा आपका पूंजीगत लाभों से आय, ठीक है। लास्ट में जो 5वां जो हेड होगा वो होगा आय के अन्य सोर्स, विभिन्न साधनों से होने वाली आय। तो इस तरह से सारी आय लगभग उसकी शामिल हो जाएंगी। तो इस तरह से अपन आय के विभिन्न शीर्षकों में वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शीर्षक में आय की गणना। अब जब क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो हर हेड के अंतर्गत आने वाली आय को उसके में अंतर्गत लेंगे और उसका टोटल करेंगे कि किस हेड में कितनी आय हुई है। और ज़रूरी नहीं है हर हेड में आपको इनकम हो, किसी हेड में या किसी शीर्षक के अंतर्गत आपको हानि भी हो सकती है। तो इनकम टैक्स में ऐसे प्रोविज़न भी हैं कि आप एक हेड की हानि को दूसरे हेड से होने वाली आय से राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा आपका, प्रत्येक शीर्षक में आय की गणना हो जाएगी और छूट कटौतियाँ, ठीक है। अब देखिए हेड में भी छूट मिलती है। एक तो होगा टोटल आय की, सकल आय की गणना करने के बाद कुल इनकम में से डिडक्शंस मिलेंगी, वो अलग है। और एक हेड के अंतर्गत जब आप इनकम की गणना करते हो तो वहाँ पर भी आपको कटौती मिलती है डायरेक्ट। तो उस हेड में मिलने वाली डिडक्शन को घटाकर अपन
टोटल इनकम की गणना करेंगे। कटौती और छूट दोनों मिल सकती है। देखिए कटौती अलग चीज़ है और छूट अलग चीज़ है, ठीक है, कि इनकम में से डायरेक्ट ही आपको छूट दे दी जाती है कि आपकी इतनी इनकम टैक्स के बाहर होंगी या टैक्स उसमें से नहीं लिया जाएगा, तो वो तो हो जाती है आपकी छूट। एक होती है कटौती कि आपको प्रत्येक आय के शीर्षक में से कटौती में छूटें निर्धारित की गई है। मकान संपत्ति से आय की गणना, नगर पालिका का कुछ खर्चे होते हैं, देखिए कुछ खर्चे भी होते हैं, कोई इनकम कमाते हैं तो खर्चे भी होते हैं, तो उसकी छूट आपको इसमें या कटौती उसमें दी जाती है। चौथा जो पॉइंट होगा, जो अगला चरण होगा, जीवन साथी, अवयस्क बच्चे आदि की आय को मिलान, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर एंड चाइल्ड, ठीक है। देखिए एक माइनर बच्चा होता है, एक पत्नी होती है, तो इनकी आय को किसकी आय में शामिल किया जाएगा, इसके लिए प्रोविज़न है कि जब आय की नेचर या प्रकृति किस तरह की होंगी तो अपन उसको क्या नाम से हेड में शामिल करेंगे, ठीक है। ये हानियों की पूर्ति को आगे ले जाना, ठीक है, हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना, किस हेड में हानि होती है और किस हेड में लाभ होता है, तो जिस हेड में हानि होगी उसकी हानि को किसी अन्य हेड से अपन पूरा करेंगे, और जो भी लॉस होगा या ज़्यादा लॉस हो जाता है तो उसको आगे ले जाएंगे, ठीक है। अगर हानि की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसको अपन आगे ले जाएंगे, ये भी इसका प्रोसेस है। सकल कुल आय की गणना, जब हानियों की पूर्ति हो जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हो जाएगा, तो उसके बाद जो भी इनकम बचेगी वो सकल कुल आय की गणना होगी, ठीक है। छठा चरण जो होगा सकल कुल आय की गणना, ठीक है, ले जाने आदि के प्रावधानों के प्रभाव अनुसार प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत अंतिम लाभ या हानि की गणना की जाती है। उसके बाद प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त लाभ या हानि को जोड़ दिया जाता है, सकल कुल आय की गणना हो जाती है, ठीक है। जो छठा जो चरण है, प्रत्येक हेड में इनकम की गणना हो जाती है और सभी हेडों का टोटल किया जाता है तो ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है। अब सकल कुल आय में से कटौतियाँ दी जाती है। फिर देखिए अब सकल कुल आय में से कटौतियाँ कौन कौन सी दी जाती हैं। 80C, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन आपको सकल कुल आय में से दी जाती है। याद रखिए सेक्शन 80C से लेकर 80U तक सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन के बारे में बताया गया है, इनकम टैक्स की कटौतियों के बारे में। सबसे पहले कुछ निश्चित भुगतानों के संबंध में कटौतियां मिलेंगी। इसमें 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE के में मेंशन है। जीवन बीमा प्रीमियम है, भविष्य निधि, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, उच्च शिक्षा के लिए ऋणों पर ब्याज, आवासीय घर के लिए ऋण पर ब्याज, विद्युत वाहन के लिए ऋण पर ब्याज, किराए का भुगतान, विभिन्न कोषों या संस्थाओं को दान, राजनीतिक दलों को चंदा, ये सारे भुगतानों की कटौतियाँ आपको मिलेंगी अलग अलग सेक्शन के अंतर्गत। कुछ निश्चित आयों के संबंध में कटौती, देखिए कुछ आयें ऐसी होती हैं जिनके संबंध में डायरेक्ट आपको कटौती दी जाती है और कुछ अन्य आयों के संबंध में कटौती दी जाती है, जैसे बचत खाते में जमा पर ब्याज है, वरिष्ठ नागरिक खाते में जमा पर ब्याज है और अन्य कटौतियाँ, अपंगता के मामले में कटौतियाँ। तो वैसे तो कटौतियों का मुख्य जो प्रकार है वो 4 तरह की कटौतियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। कुछ निश्चित भुगतान, कुछ निश्चित आयों के संबंध में, एक तो क्या हो गया, कुछ निश्चित भुगतानों के संबंध में कटौतियाँ, दूसरा कुछ निश्चित आयों के संबंध में कटौती, तीसरा कुछ अन्य आयों के संबंध में कटौती और लास्ट है अन्य कटौतियाँ। तो 4 तरह की कटौतियाँ आपको मिलेंगी। ये कटौतियाँ घटने के बाद अब 8वें चरण में आपका क्या हो जाएगा, कुल आय, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से डायग्राम से अपन इसको पूरा जो अपन ने इतनी देर तक पढ़ा वो सारा अपन समझ जाते हैं। देखिए कुल आय की गणना किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो निवासीय स्थान का निर्धारण करेंगे, ठीक है। उसके बाद आय के 5 शीर्षकों में क्लासिफिकेशन होगा, वेतन, मकान संपत्ति से आय, व्यापार या पैसे से आय, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से आय, अदर सोर्सेस से, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन होने के बाद डीम्ड इनकम और चार्जिंग या क्लबिंग ऑफ एसेट्स वाला प्रोसेस अपन करेंगे। मानी गई आय को जिस साइड में जिसमें जाती है उसमें शामिल करेंगे, ठीक है। आयकर संकलन के प्रावधानों को लागू करना, इनकम टैक्स संकलन के जो भी प्रावधान हैं उनको लागू करेंगे, यानी कि प्रत्येक हेड के अंतर्गत अपन हानि या लाभ जो भी हो रहा है उसकी गणना करेंगे, ठीक है। हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाएंगे। किसी भी हेड में हानि है तो उसको दूसरे हेड से होने वाले आय से उसकी पूर्ति करेंगे और इसके बाद बची हुई इनकम का टोटल करेंगे तो सकल कुल आय आपकी आ जाएगी, GTI जिसको कहते हैं। फिर GTI में से कुल कटौतियाँ जो अभी जस्ट अपन ने देखी है वो घटाएंगे। इसके बाद आपकी जो आएंगी वो है टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, ठीक है। 9वां जो चरण होगा, कर की दरों को कुल आय पर लगाना। टैक्स की जो रेट जो फाइनेंस बिल्स के थ्रू डिसाइड की जाती है हर साल, उनको अपन कुल आय पर लागू करेंगे। किस तरह से करेंगे, उदाहरण आपको दे रखा है, ठीक है। वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं पर लगने वाले करों की दरों को निर्धारित किया जाता है। विभिन्न श्रेणी के करदाता, ठीक है। करदाता कितनी श्रेणी के होंगे, विभिन्न श्रेणी के। अब ये श्रेणियाँ कौन कौन सी होगी, बिलो 60, जिनकी आय 60 वर्ष से कम है, जिनकी 60 या उससे अधिक है, किसी के 65 वर्ष से 80, इस तरह से करदाताओं का क्लासिफिकेशन कर रखा है।
और उनके लिए टैक्स की रेटें अलग अलग होती हैं, ठीक है। और इनकम के स्लैब भी होते हैं, 0 से 2.5 लाख क्या रेट रखी जाएगी, 2.5 लाख से 5 लाख क्या रेट रखी जाएंगी, 2.5 लाख 5 लाख से 10 लाख पे क्या रेट होंगी। ये सारी चीज़ें आप वैसे तो समझते हो, ठीक है। ये इस तरह से इन पर रेट अपन लगाएंगे, ठीक है। देखिए चरण 10 में धारा 87A के तहत बट्टा या अधिशुल्क एक सेक्शन है धारा 87A। इसमें आपको जो टैक्स कैलकुलेशन में आया है आपका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी करदाता की टैक्सेबल इनकम 5 लाख आई है और उस पर टैक्स बन रहा है उसका 12,500 रुपये, ठीक है। तो अब उस करदाता को एक सेक्शन है 87A, उस जो 12,500 का जो टैक्स कैलकुलेशन में आया है, तो इस सेक्शन के तहत उसको डायरेक्ट टैक्स में से रिबेट दे दी जाती है, ठीक है। उसके लिए क्या शर्तें हैं वो भी अपने को देखनी है कि ये रिबेट कब उसको मिलेगी, ठीक है। तो देखिए क्या पैटर्न रहेगा कैलकुलेशन का। देखिए सरचार्ज का भी इसमें है मेंशन, चरण 10 में धारा 87A के तहत बट्टा अधिशुल्क है, रिबेट भी है 87 के तहत और सरचार्ज भी है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो आपको 87A के तहत रिबेट मिलेगी टैक्स में से, ठीक है। और अगर आपकी टोटल इनकम एक निर्धारित लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है मतलब कि 50 लाख या 1 करोड़ है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है, 2 करोड़ से 5 करोड़ है, 5 करोड़ से अधिक है, तो आपको सरचार्ज अलग से देना पड़ेगा। एक तो है आपको रिबेट दे दी जाती है टैक्स में से अगर कम है तो, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि प्रत्यक्ष करों की दरें प्रगतिशील होती है, ज़्यादा इनकम होगी तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ये वही चीज़ है। आपको टैक्स के अलावा सरचार्ज भी देना पड़ेगा, ठीक है। आयकर का 10%, आयकर का 15%, आयकर का 25%, आयकर का 37%, ठीक है। 87A के तहत बट्टा किस तरह से मिलेगा आपको, देखिए व्यक्ति करदाता को कर राहत प्रदान करने के लिए जो कि 5% का स्तर पे आता है, धारा 87 एक निर्धारित द्वारा करदाता को छूट देने के लिए भारत में एक निवासीय व्यक्ति होने के नाते जिसकी कुल आय 5 लाख से अधिक न हो। सिंपल है, ऐसा करदाता जिसकी कुल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक नहीं है तो उसको टैक्स में से रिबेट दे दी जाएंगी, यानी कि 5 लाख अगर उसकी इनकम है तो उसका जो टैक्स बनेगा वो 12,500 रुपये बनेगा और 12,500 रुपये की ही उसको छूट दे दी जाती है। तो यानी कि सीधा सीधा मतलब क्या हुआ इसका कि 5 लाख तक की अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है इंडिविजुअल करदाता की स्थिति में तो आपको कोई टैक्स सरकार को नहीं देना है। सीधा सा मतलब है 0 से लेके 5 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं बनेगा, सिर्फ कैलकुलेशन होगी, ठीक है। क्लियर है। देखिए स्लैब बना दिए जाते हैं, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, 5 लाख से 50 लाख तक क्या होगा, 50 लाख से 1 करोड़ तक आयकर का 10%, आयकर का 15%, ये स्लैब बना दिए हैं, ठीक है। आय पर या आयकर पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकरण, एजुकेशन सेस, ठीक है। एजुकेशन सेस जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा, अगर किसी करदाता का करदायित्व बनता है तो उस पर एजुकेशन सेस भी लगेगा 3% की दर से। सॉरी, ये अब 4% कर दिया गया है। वित्त वर्ष या निर्धारण वर्ष 2013, 14, 15, 16, 16, 17 में ये 3% था और ये अब 4% कर दिया गया है। ये रेट्स हैं, सिर्फ अपने को इनको देखना होता है, बाकी कैलकुलेशन का प्रोसेस अपने को समझना है, ठीक है। 12वां चरण जो है अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर कटौती, एडवांस टैक्स। देखिए सरकार को करंट चालू वर्ष में भी टैक्स की ज़रूरत होती है अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, तो करदाता को एडवांस में टैक्स चुकाना पड़ता है। एक अनुमानित कर उसको कैलकुलेट करके हर महीने एडवांस में टैक्स उसको चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको एडवांस कर कहते हैं। स्रोत पर कर कटौती, आय जहाँ पर जनरेट होती है या आय जहाँ पर उद्गम होती है वहीं पर टैक्स का अगर अपन काट लेते हैं तो उसको बोलते हैं उद्गम स्रोत पर कटौती, ठीक है। इसको अपन डिटेल से चैप्टर में देखेंगे। ये 12वां चरण आपका होगा। 13वां चरण दे कर या कर वापसी योग्य, ठीक है। सारे टैक्स कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद कितनी लायबिलिटी आपकी बनती है दे कर की, अगर कर बनता है तो सरकार को चुकाना है। अगर आपने मान लीजिए पहले ही ज़्यादा कर चुका दिया है और कर की गणना कम आ रही है, जैसे मान लीजिए चुकाना था आपको 12,000, जब चुका दिया आपने 12,000 और बन रहा है 10,000 तो 2,000 का सरकार को आपको रिफंड करना पड़ेगा। ये 13वां चरण आपका इसमें होगा। लास्ट में इनकम टैक्स रिटर्न होगा जो 1 साल के लिए गत वर्ष के लिए अपने को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अब महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ये अपन अगले वीडियो में आपको एक एक पॉइंट वाइज अपन इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई थिंक काफ़ी कुछ मैटर समझ में आया होगा, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए जो टेक्निकल लगे वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर महत्वपूर्ण परिभाषाएँ ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। हैव अ गुड डे।